नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति और नेपाल, इजरायल तथा फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों के लिए आयुष्मान CAPF स्कीम के अंतर्गत हेल्थ कार्ड जारी किया। देश में अब तक 107 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव आज शाम आयोजित किया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैन्य अस्पताल में आतंकी हमले में 25 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करने वाली महिला समाज सुधारक का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है पंडिता रामाबाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा और भारत में महिलाओं के उद्धार की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई। रामाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को दूर करना था। वो पहली महिला थीं जिन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय ने परीक्षा के बाद संस्कृत विदुषी के रूप में पंडित और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया था। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में अपने श्रोताओं से इस प्रश्न का सही जवाब मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से शीला पाटले। नमस्कार श्रोताओं, फॉरेस्ट कॉलोनी हट्टा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से मैं शीला पटले। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज की विजेता में मेरा नाम शामिल होने पर मैं आकाशवाणी समाचार की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीय शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। 1999 से मैं नियमित रेडियो की श्रोता हूँ। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित वैश्विक जलवायु संकट पर भेंटवार्ता से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। वेस्ट पॉलीथीन से होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने अब तक लगभग 7000 थैले सिलकर निःशुल्क वितरित किया है और कई टन वेस्ट पॉलीथीन ग्राम पंचायत के सहयोग से पुनः चक्रीकरण के लिए भिजवा दिया है। मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रेडियो का मैं कोटिशा आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 8 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा।
और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस समीक्षा बैठक में वैसे जिले शामिल हैं जहां कोविड टीका की पहली डोज का दायरा 50% से कम है, साथ ही दूसरी डोज भी कम लगाई गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री 40 से अधिक जिलों के उन जिलाधिकारियों से बात करेंगे जहां कोविड टीकाकरण का दायरा कम है। ये जिले झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय सहित अन्य राज्यों से हैं। समीक्षा बैठक के दौरान इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अब तक देश में 78% पात्र जनसंख्या को कोविड टीका की पहली डोज लगा दी गई है, जबकि 35% पात्र जनसंख्या को दूसरी डोज दी गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार की और तैनाती को गति देने से जुड़े सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान की सौर ऊर्जा क्षमता की गणना की जा सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि ये ऐप सौर परियोजनाओं की स्थिति तय करने में उपयोगी होगा और एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड अभियान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और सतत है, लेकिन चुनौती ये है कि सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में मिलती है और मौसम पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड इस समस्या का हल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 26वें शिखर सम्मेलन COP26 से अलग कल संवेदनशील द्वीप देशों के लिए अवसंरचना IRIS पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य विकासशील छोटे द्वीप देशों में लचीली, सतत और समावेशी अवसंरचना के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि IRIS की शुरूआत से सर्वाधिक संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई आशा, विश्वास और संतोष मिला है। पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए CDRI या आइरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति और नेपाल तथा इजरायल के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन से भी मुलाकात की। ग्लासगो में पत्रकारों से बातचीत में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कोविड संकट के दौरान भारतीय सहयोग की सराहना की। श्री जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने स्वयं भारतीय सीरम संस्थान में बने कोविशील्ड टीके लगवाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने न सिर्फ टीकों की आपूर्ति बल्कि सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाओं के निर्माण के लिए भी भारत की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत और यूक्रेन को मिलकर विविध श्रेणियों की दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणों के निर्माण और उत्पादन में सहयोग करना चाहिए। He expressed appreciation for India's support not only for vaccines but also quality and affordable pharmaceuticals. He also suggested that India and the Ukraine should collaborate in joint manufacture, joint production of a wide range of medicines and other related health equipment. He spoke about partnerships in the economic domain. इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ होगी। इसे देखते हुए श्री मोदी ने श्री बेनेट को भारत आने का निमंत्रण दिया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि श्री बेनेट ने अगले वर्ष की पहली तिमाही में भारत आने की संभावना व्यक्त की है। Prime Minister Bennett said that he visited India about 3 times in the past in his capacity as a minister in the government of Israel, but he would be delighted to visit India in the first quarter of 2022 in his current capacity. He also said that the relation between India and Israel are very close, very comprehensive, and that it would be his endeavor to strengthen and widen that relationship even further.
विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने समय पर नेपाल को कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराने के लिए श्री मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री इटली और ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में राष्ट्रों के प्रमुखों के उच्च स्तरीय सत्र के उद्घाटन में लिखित वक्तव्य में सभी देशों से अपने वायदे को निभाने तथा आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। श्री जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल पेइचिंग में संवाददाताओं को बताया कि शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने वीडियो लिंक उपलब्ध नहीं कराया। श्री जिनपिंग पिछले वर्ष जनवरी में म्यांमार की यात्रा के बाद से विदेश का कोई दौरा नहीं किया है। इसके पीछे कोरोना वायरस प्रकोप को बड़ा कारण माना जाता है। हालांकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक कार्यक्रमों को संबोधित करते रहे हैं। अमेरिका और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक देश हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला COP26 एक्सप्लेनर का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 12 नवंबर तक हम प्रतिदिन संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन क्रेडिट्स की। ग्रीन क्रेडिट्स जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने और पर्यावरण में सुधार के लक्ष्य को लेकर चलने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अन्य उपायों के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। क्योतो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र के एक हिस्से के रूप में विकसित देशों के निवेशक विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए निवेश कर सकते हैं। बदले में उन्हें एमिशन रिडक्शन यूनिट्स दी जाएंगी। भारत ने ग्रीन क्रेडिट योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों से बाहर लोगों को वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 107 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 73 करोड़ 61 लाख टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 33 करोड़ 64 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। महाराष्ट्र सरकार ने कल कहा कि राज्य में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 56 करोड़ 4 लाख 83 हजार रुपये जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों का पालन में लोगों की भागीदारी के लिए हाल ही में एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया है। ये गीत प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा ने गाया है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा ने कोविड महामारी पर विजय पाने के लिए सभी से कोविड रोधी टीकों की दोनों खुराक जल्द से जल्द लेने का अनुरोध किया है। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए आयुष्मान CAPF स्कीम के अंतर्गत हेल्थ कार्ड जारी किया। उन्होंने एक जवान को आयुष्मान कार्ड प्रदान कर इस योजना का शुभारंभ किया। श्री शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक को आयुष्मान CAPF स्कीम हेल्थ कार्ड भी सौंपे ताकि NSG कार्मिकों को उन्हें वितरित किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड से कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति और नेपाल तथा इजरायल तथा फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए आयुष्मान CAPF स्कीम के अंतर्गत हेल्थ कार्ड जारी किया। देश में अब तक 107 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव आज शाम आयोजित किया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैन्य अस्पताल में आतंकवादी हमले में 25 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव आज शाम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम पिछले 15 वर्ष से निरंतर आयोजित किया जा रहा है और हर बार इसके आकार का विस्तार हो रहा है। अयोध्या की तंग गलियों और मोहल्लों सहित सभी मंदिरों को दीपोत्सव के अवसर पर विशेष रूप से सजाया जाएगा। एक रिपोर्ट। अयोध्या में प्रशासन इस साल राम की पैड़ी पर दिए जलाने के एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रयास करेगा। इस साल राम की पैड़ी पर 9 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। प्रशासन कुल 12 लाख से अधिक दिए जलाने का प्रयास करेगा। इस रिकॉर्ड के लिए अयोध्या प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को दिए जलाने के लिए तैनात किया है। पहली बार राज्य सरकार दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान ड्रोन कैमरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी। लगभग 500 से ज्यादा ड्रोन कैमरों की मदद से अयोध्या में रामायण के प्रसंगों और दीपोत्सव की अद्भुत छटा को कैमरे में कैद किया जाएगा। दिलीप शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अफगानिस्तान में कल राजधानी काबुल में देश के सबसे बड़े सैन्य अस्पताल में आतंकी हमले में 25 लोग मारे गए, 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तालिबान ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े खोरासान गुट को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज ही दुबई में न्यूजीलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से होगा। आकाशवाणी 2020 क्रिकेट विश्व कप के सभी मैचों का प्रसारण कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान लेकिन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को। उनका जन्म 3 नवंबर 1900 को राजस्थान के जैसलमेर रियासत में हुआ था। सागरमल प्रतिबंधित प्रजा मंडल के नेता थे और उन्होंने जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1921 में सागरमल गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बने और उन्होंने जैसलमेर के लोगों से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। सागरमल के पिता आख्या राज जैसलमेर के तत्कालीन शासक महारावल जवाहर सिंह के दरबार में काम करते थे। अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपने गृह राज्य द्वारा दिखाए गए उदासीन रवैये को महसूस किया। इससे वो बहुत आहत हुए और उनके अंदर धीरे धीरे विद्रोह के प्रति जोश की ज्वाला जगी। जवाहर सिंह ने रियासत में पत्रिकाओं के मुद्रण और पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा को धता बताते हुए सागरमल ने अपनी पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज में जवाहर सिंह के अत्याचारों का उल्लेख किया और कई पुस्तकों का प्रकाशन कर जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए
प्रेरित किया। सागरमल ने जैसलमेर राज्य के शासक की जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया, जिसके कारण जैसलमेर और हैदराबाद की रियासतों ने अपने क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सागरमल अपने परिवार के साथ नागपुर चले गए, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो सागरमल 25 मई 1941 को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जैसलमेर आए। तब उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें सालों तक जेल में प्रताड़ित किया गया। कहा जाता है कि उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया। 4 अप्रैल 1946 को उनका निधन हो गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। भारत उनके जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। आज स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता अन्नपूर्णा महाराणा की भी जयंती है। उनका जन्म 3 नवंबर 1917 को ओडिशा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों रमा देवी और गोपबंधु चौधरी के घर हुआ था। अन्नपूर्णा जब केवल 14 साल की ही थीं, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं। वो एक उत्साही गांधीवादी थीं और 1934 में पुरी से भद्रक तक गांधी जी की ऐतिहासिक हरिजन पद यात्रा में उनके साथ साथ थीं। गांधी करो आदर्शरे मथा टेकिबू तो गांधी हबू तू गांधी हबू। अन्नपूर्णा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के सभी प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी और कारावास के तुरंत बाद बारी क्षेत्र में शांति सेना और माराना सेना बनाई। उन्होंने सितंबर 1942 में कटक जिले के कलमटिया में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस गोलाबारी में 4 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। उन्होंने कलमटिया गोलाबारी के बाद बारी और 3 अन्य गांवों में दंडात्मक कर लगाने का विरोध किया। उन्हें 2 साल के लिए कटक जेल में भेज दिया गया और 1944 में निर्वासन आदेश का उल्लंघन करने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया और 4 महीने के लिए फिर जेल में डाल दिया गया। आजादी के बाद अन्नपूर्णा ने अपना समय समाज सेवा में बिताया और महिलाओं तथा बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। उन्होंने रायगढ़ जिले में आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। अन्नपूर्णा महाराणा का 31 दिसंबर 2012 को ओडिशा के कटक में उनके घर पर निधन हो गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के राष्ट्र के प्रति प्रेम को सलाम करते हैं। तू गांधी हबू इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई, चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। इन महानगरों में तापमान 14 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और चंद्रिका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौर ऊर्जा की व्यावहारिकता बढ़ाने पर जोर देने और एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के आह्वान को राष्ट्रीय सहारा सहित
सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, दुनिया का वादा 2030 तक वनों की कटाई बंद। लोकसभा की 3 और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के परिणामों को भी सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान लिखता है, उपचुनावों से उपजे मिश्रित संकेत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की संपत्ति जब्त करने के आदेश को अमर उजाला ने अजित पवार के खिलाफ आयकर की कार्रवाई बताया है। रक्षा मंत्रालय के 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी देने को राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बनाई पंजाब लोक कांग्रेस, दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। हिन्दुस्तान ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है, जलवायु परिवर्तन का मौसमी घटनाओं पर दिखने लगा असर। सितंबर अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड 125 बार अप्रत्याशित बारिश। नवभारत टाइम्स ने दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने की मुहिम तेज शीर्षक से लिखा है, रोशनी के पर्व पर हवा फिक्र। दिल्ली में हरित पटाखों पर भी पूर्ण प्रतिबंध अमर उजाला में है। धनतेरस पर सोने की बिक्री कोविड पूर्व से 1.5 गुना ज्यादा अमर उजाला की पहली खबर है। हिन्दुस्तान ने इसे कोरोना से कुम्हलाए बाजारों को धनतेरस की बूस्टर डोज बताया है। राजस्थान पत्रिका ने रामलला के दरबार में दीपोत्सव शीर्षक से लिखा है, अयोध्या में खुशियों की रोशनी, समृद्धि के स्वागत में सजी रंगोली। अमर उजाला की यह खबर ध्यान खींचती है कि दिल्ली में 7 जैव विविधता उद्यानों में तितलियों की 71 प्रजातियां मिली। पत्र के अनुसार समय समय पर पक्षियों, पौधों और फूलों का मूल्यांकन किया जाता है और भविष्य में इस डाटा का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न जैविक दबाव के लिए किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति और नेपाल तथा इजरायल और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए आयुष्मान CAPF स्कीम के अंतर्गत हेल्थ कार्ड जारी किया। देश में अब तक 107 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। दिवाली के अवसर पर अयोध्या में प्रसिद्ध दीपोत्सव आज शाम आयोजित होगा और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम अबू धाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।